अब देखो कितना सुंदर पीपीटी बनाई है मैंने। टाइम लगता है, आपको लगता होगा कि एवं ही है, हाँ ठीक है पिक्चर लगा दी, ये कर दिया, बड़ा टाइम लगता है यार, है ना, बट मजा आता है फिर डिस्कशन में भी तो मजा आएगा ना, नहीं तो सेम चीज आप किताब से भी पढ़ ही रहे थे। नमस्ते मैम, प्रयागराज से हूँ, आपका पेड क्लास ले रखा हूँ, पेपर दिल्ली में है, कोई क्लास ऑफलाइन चलती है तो बता दीजिए। अभी नहीं चला रहे हैं इलाहाबाद वाले सरकार, जो भी नाम है आपका, अभी ऑफलाइन क्लास कुछ दिन लेंगे, केवीएस की फ्री होगी, और वो वैसे मस्त आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, शांति से बैच में बैठ के पढ़िए, टेंशन हमें दे दीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलिए समझते हैं क्या कहानी है। बात हो रही है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ग्लास जार्स, मैं कह रही हूँ ग्लास जार्स, है ना। ग्लास जार समझते हैं, कांच के बर्तन या जार जिनमें अचार बनाती हैं आपकी मम्मियां, आप, पापा। अब हम तो जेंडर बैसनेस की बात नहीं करेंगे, हम सबको इंक्लूड कर लेंगे, भाई क्या पता किसी पापा बनाते हो अचार। तो ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन दी सन। तो जो ग्लास जार्स होते हैं या बॉटल्स होते हैं, जो कांच की बोतलें हैं, मान लीजिए इसमें मेरे को अचार डालना हो या कुछ ऐसा डालना हो जिसमें जो पानी से खराब हो सकता है, तो पानी में क्या होती है, नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो मेरे को ये बॉटल को, कांच की बॉटल या जार को कहाँ रखना पड़ेगा, धूप में रखना पड़ेगा। धूप में क्या है, सनलाइट है, सनलाइट क्या कर देगी, सुखा देगी, नमी को, मॉइस्चर को हटा देगी, और फिर मस्त तरीके से मैं इसमें अचार डाल सकती हूँ, है ना। तो अगर हम बात माने किसकी, ग्लास जार्स और बॉटल्स को ड्राई करेंगे, सुखाएंगे एकदम सनलाइट में, बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, यानी अचार से भरने से पहले, सो दैट नो मॉइस्चर इज लेफ्ट इन देम, यानी नमी ना बचे, क्योंकि नमी बचेगी तो अचार क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अचार पहले सनलाइट में, सूरज देवता के प्रेजेंस में, किसको सुखाया इसको, जो आपका ग्लास जार है या जो भी बॉटल है आपकी, फिर उसके बाद इसको, इसमें आप आम का अचार डालें, आप मिर्च का अचार डालें, मुझे मिर्च बहुत पसंद है वैसे, मेरे लिए मिर्च का अचार लेके आइएगा सीटेट पास होने के बाद। देखो ना हमारी वो हरकतें नहीं जा रही जो पुराने मास्टर जी नहीं होते थे, ठीक है ना। तो ये एक बात हुई, और बाहर वाले अचार में टेस्ट नहीं होता है, मिर्च हो चाहे कोई भी हो, मुझे मजा नहीं आता बेसिकली। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, अभी तो क्लास होगी यार, सीटेट की टेंशन नहीं लेने का है, कल के बाद सीटेट की और क्लास होंगी, हाँ हाँ, फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो एनालिसिस आएगा डेली बेसिस पे वो करते रहेंगे, डोंट वरी, ठीक। इतने मैं सिलेबस आपका सब मल्टीपल टाइम्स हो चुका होगा। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि एक तरफ है फूड आइटम, दूसरी तरफ है मेथड उसको सेफ रखने का, फटाफट से मैच करो, मैच द फॉलोइंग, ये ए है, ये बी है। मिल्क आपको पता है उबाला जाता है, अगर आप बॉईल नहीं करोगे तो फट जाएगा दूध, है ना, ये तो सभी को पता है ना। तो ये बॉईल करके रखा जाता है, मम्मी कहती है एक और बार उबाल दो बेटा, आजकल तो खैर फ्रिज है हमारे पास, ठीक। अगर हम बात करते हैं कुक्ड राइस की, तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे इनके साथ भी, इनको एक बोल में रख करके हवा में, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है और इसको रखना है, थोड़ी अवधि बढ़ानी है, तो आप एक खुले बर्तन में, आपने देखा होगा गांव देहात में जहां पे फ्रिज की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो खुले बर्तन में रख देते हैं पानी के अंदर, ताकि वो ठंडा बना रहे तापमान। ग्रीन कोरिएंडर को एक डैम्प क्लॉथ में, एक भीगे हुए कपड़े में लपेट के रख देंगे हम धनिये को, ताकि वो थोड़ा और चल सके। अनियन और गार्लिक, जो आपका लहसुन और प्याज है, उसको एक ड्राई ओपन प्लेस में रखते हैं। अगर मैं सही हूं तो बता दीजिए, ईवीएस के नोट्स प्रिंट हो जाएंगे, उनका कुछ तो आप ऑप्शन होता है, किसी को फॉरवर्ड करके कर लो, या कोई आपका दोस्त बता देगा, नहीं तो मैं कल दूसरी फाइल शेयर कर दूंगी जिसमें पासवर्ड ना हो, क्योंकि अब ये क्लास जब तक खत्म हो गया, हमारे टाइपिस्ट जी सो चुके होंगे, तो सुबह ही हो पाएगी अब तो। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी साइंस की बुक में मिलेंगी, जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो 6, 7, 8 की साइंस वगैरह जरूर पढ़ लें, क्योंकि ईवीएस में आपको वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीटेट तक में मिल जाते हैं आज की डेट में, ठीक है ना। अब बस हमारा ये वाला काम खत्म होने वाला है, फिर हम ईवीएस पेडागोजी पे आ जाएंगे, जो कि हम जल्दी ही निपटा लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी डाले थे मैंने, पता नहीं कहाँ रह गए, हो गया मैम प्रिंट, बस और क्या चाहिए देखिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेपरेशन की, कि एक चीज से दूसरी चीज को अलग कैसे करते हैं, है ना, ये प्यार मोहब्बत के सेपरेशन की बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप की बात नहीं हो रही है, उसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है ना, डिस्टेंस इज द ओनली वे आउट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं अलग करने के। देखिएगा, जैसे आपको ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी आपको अगर समुद्र के पानी से क्या करना है, सॉल्ट को निकालना है, नमक को निकालना है, ऑब्टेन करना है, क्या करते हैं, इस तरह की कुछ क्यारियां बनाई जाएंगी, और उसमें उस पानी को डाला जाएगा, धूप से वो पानी सूख जाएगा और नमक आ जाएगा हाथ में, ठीक है बात। अगर हम बात करते हैं दूसरे एक मेथड की सेपरेशन की, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब इसमें क्या है, एक तरफ आपने अनडिजॉल्व्ड मटेरियल सॉइल और मिक्सचर किया सॉइल प्लस वाटर का, अब जो भी गंदगी होगी वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, और आप साफ पानी पी पाएंगे, ठीक। तो ये हो गया सेडिमेंटेशन, पूछा हुआ है ना पहले। और अगर हम बात करते हैं इसी तरह से, भाई कहां 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 कहां, तेरा ध्यान किधर है, हीरो देखो ये बैठे हैं सामने कितने सारे, बेइज्जती कराओगे ऐसे है? हम बनाए हैं, हमारी सर पे चढ़ के नाच रहे हो, कमाल करती हो। देखिएगा, पीपीटी से बात कर रही हूँ, चल गया मेरा पढ़ा पढ़ा के। देखिएगा, अगर हम बात करें, थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गई पीपीटी आपकी, हाँ हम यहाँ थे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है,
थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, ये सीविंग एक तरीका है कि मान लीजिए आप चावल गेहूं वो सब छानते हैं ना लोग, जो ताकि गंदगी निकल जाए उसमें से। इसी तरह से अगर हम पेबल्स की बात करें और स्टोन्स की बात करें, आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। सीविंग से हम देखते हैं ये छान करके एक तरह की छन्नी लगी होती है ना, तो ये जो पेबल्स हैं, जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं, पत्थर हैं थोड़े बहुत, ये कंकड़ पत्थरों को निकाला जाता है सीविंग का प्रयोग करके, छान करके। ठीक, तो ये बात एक क्लियर हुई, ये एक और मेथड हुआ। अब हम आते हैं किस पे, विनोइंग पे। विनोइंग पे और थ्रेशिंग पे क्वेश्चन इस बार भी आया है, पहले भी आया है। ठीक है हर्षिता, अगर हम माने हर्षिता की, तो हर्षिता कहती है जी विनोइंग बता दीजिए। अब हम कह रहे हैं हमको 5 रुपया चाहिए तब बता पाएंगे, ये कह रहे हैं नहीं देंगे, 5.5 लेंगे। चलिए खैर, अब आते हैं यहाँ पर क्या है विनोइंग। ठीक, विनोइंग समझते हैं ना, वो ऐसे झटक करके छटक करके जो आपका हस्क है, भूसा है, उसको अलग किया जा रहा है ग्रेन से। यानी मान लीजिए आपका गेहूं का बीज है, तो उस बीज को निकाल करके साइड किया जा रहा है ऐसे छान करके, और जो भूसा है वो अलग हो जाता है। ये आपने देखा होगा कभी गांव वगैरह में बहुत होता है, आप पंखे को रखते हैं लोग आजकल तो, और उस तूफान फैन को रख करके तब निकालते हैं, तो वो जो भी चावल की फसल है तो उससे भूसा अलग हो जाएगा हस्क, या गेहूं की फसल है तो उससे अलग हो जाएगा, ग्रेन अलग हो जाएगा, है ना, फिर बाद में वो खाने के लिए तैयार किया जाता है। थ्रेशिंग जबकि एक डिफरेंट चीज है। थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग है आप पीट पीट करके, जैसे आप चावल की फसल है, गेहूं की फसल है, तो कोई एक बहुत सारी तरह के यूज करते हैं चीजें गाँव में लोग, मतलब जहां पे भी ये फसल उगती है। गाँव का मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने ये चीजें देखी आंखों से, तो मुझे वही याद आ रहा है एग्जांपल्स। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई एक चारपाई जैसी कोई चीज है, तो उस पर पीट पीट करके इसको थ्रेशिंग से यूज अलग कर रहे हैं हम हस्क को और ग्रेन को। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हस्क को अलग करते हैं यहाँ पे हम, जो उसकी रूट्स होती हैं उससे, थ्रेशिंग में। और विनोइंग में तो हम दाने को ही अलग कर देते हैं, तो ये एक डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं यहाँ, अब ये कुछ कुछ चीजें ये आप पढ़िएगा इस पीडीएफ से, इससे पढ़ेंगे पीडीएफ से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ये थोड़ा मैंने साइंस की बुक से निकलवाया है, ताकि आप इसको शांति से बैठ के एक बार नजर मार रहे हैं कि कौन सी चीजें डिजोल्व होती हैं, यानी मिल जाती है पानी में। जैसे आप नमक मिलाएंगे तो डिजोल्व हो जाएगा, ये कैसा है, एक सॉल्यूबल सब्सटेंस है अगर हम बात नमक की कर रहे हैं तो, है ना। अगर हम बात चीनी की, शुगर की कर रहे हैं तो, लेकिन ऑयल होगा तो वो सॉल्यूबल नहीं है, वो डिजोल्व नहीं होगा पानी में, वो आपको तैरता हुआ नजर आएगा। और हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। तो विनोइंग करके हम हस्क को, भूसे को अलग करते हैं हैवी सीड से, और हैंड पिकिंग से हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं हस्क और स्टोन से। वो हैंड पिकिंग नहीं होती, एक थाल लेकर के मान लीजिए आप चावल में से गंदगी निकाल रहे हैं, तो वो हैंड पिकिंग मेथड हो गया। इसी तरह से अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पे, जिससे आप निकाल सकते हैं जो भी गंदगी है, उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, सॉल्युबल और लिक्विड फॉर्म में। यही जो मेन बातें हमने की है वही है। ये एक बार रीडिंग किसी को करनी हो एक्स्ट्रा में कर सकता है, नहीं तो सर में दर्द होगा नया कुछ अगर देखेंगे आप अभी। ठीक है ना, दी बहुत ठंडी है आपके यहाँ भी है क्या? ठंड तो बहुत है, बट इस रूम में एकदम अपने आप हीटर चलता है बिना चलाए हुए, क्योंकि इतनी सारी लाइट्स हैं। देखिएगा प्लांट्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, है ना। क्या? पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। यार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हो आप लोग, इतने सारे लोग, कमाल की बात है। पिचर प्लांट, ठीक। तो पिचर प्लांट की, या इसको हम नेपंथीज कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? नेपंथीज। कई बार क्वेश्चन आया हुआ और इस पे अलग अलग तरह के ऑप्शन बना देता है, इस बार भी आया हुआ है। तो नेपंथीज कहते हैं इसको, या पिचर प्लांट कहते हैं, प्लांट, नेपंथीज या पिचर प्लांट। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अपने शिकंजे में कस लेते हैं, किसको? फ्रॉग्स को, रैट्स को, इंसेक्ट्स को, यानी जो आपके मेंढक होते हैं, कीड़े होते हैं जो बेचारे उड़ते फिरते रहते हैं आसपास, और इवन माइस यानी चूहों को भी। द पिचर प्लांट यानी नेपंथीज, जिसका दूसरा नाम है, इज वन सच प्लांट। तो ये जो पिचर जैसी शेप है इसकी एक, और इस पे एक ढक्कन लगा हुआ है, और तो ये अपनी खुशबू फैलाएगा चारों तरफ, और भाई खुशबू अच्छी लग रही है इंसेक्ट्स को, रैट्स को, और आपके फ्रॉग्स को, वो आते हैं दौड़े दौड़े, और वो जैसे ही इसके अंदर आते हैं, ये ऊपर से ढक्कन बंद कर लेता है कि टाटा बाय बाय फिनिश, अब तुम निकल के दिखाओ, हा हा खेला हो गया। तो ये करता है नेपंथीज। इज वन सच प्लांट, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत में मेघालय में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आपका, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक। इट हैज अ पिचर लाइक शेप, ये आप देख रहे हैं पिचर लाइक शेप है इसकी। एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, एक लीफ से माउथ कवर्ड होता है। ये पूछा जाता है, सब अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। स्पेशल स्मेल से, देखो कई बार ऑप्शन आपका दूसरा देता है, वो कहता है कि आवाज होती है कोई, इसमें एमिट करता है किसी तरह की साउंड, जबकि साउंड नहीं है, स्मेल है, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन आपको भटकाने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है। तो ये इसकी स्पेशल स्मेल होती है, जिससे अट्रैक्ट होते हैं ये इंसेक्ट्स, माइस और फ्रॉग्स, और फिर ये कैद कर लेता है, इसके माउथ में आते हैं, और इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट।
व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, तो इसका शिकार करने का तरीका जो है अपना चालाक है, ठीक है ना। तो ये था पिचर प्लांट, इंडोनेशिया, मेघालय और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब बात हो रही है किसकी, याद करो, जॉर्ज मेस्ट्रल की बात हो रही है। अच्छा, मेंडल की भी बात होती है, मुझे जॉर्ज मेस्ट्रल से याद आए, जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ये आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है, क्योंकि मैंने कोशिश की है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उसी को एक सेशन में करें, बाकी नोट्स आप पढ़ ही लेंगे। जॉन ग्रेगर मेंडल, इनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है, आनुवांशिकता के जनक। और इन्होंने पता लगाया वो जो पी प्लांट्स हैं, जो आपके मटर के पौधे हैं, और इनको एग्जाम फियर था आप लोगों को, जैसे अभी हो रहा होगा, है ना। पी प्लांट्स पे इन्होंने मटर के पौधों पे प्रयोग किया, देखा कि पेयर में होते हैं जो गुण होते हैं हमारे हेरिडेटरी, या तो स्मूथ होगा या तो रफ होगा जो मटर का पौधा है ना। और ये एक मॉन्क बन गए थे, वहां पे इन्होंने मोनेस्ट्री में देखा, कुछ प्रयोग किए, एंड ऑल याद कीजिए, ठीक है। हेरिडिटी की बात जॉन ग्रेगर मेंडल करते हैं, और इनके लॉज भी हैं हेरिडिटी के, जो आप सीडीपी में पढ़ेंगे। के लॉज भी हैं हेरिडिटी के, जो आप सीडीपी में पढ़ेंगे। चलिए खैर, वेलक्रो की बात कर लेते हैं अभी। तो वेलक्रो समझते हैं, उस दिन दिखाया था आपको माइक वाला, कहीं तो क्वेश्चन था ना उस दिन ईवीएस का, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे। वेलक्रो, वेलक्रो देख लेना हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। वेलक्रो की अगर हम बात करें तो चीजों को चिपकाने के लिए यूज होता है, आपके टूटे हुए दिल को नहीं चिपका पाएगा, बट कुछ चीजों को चिपका ही देगा, है ना। जैसे कि इसमें वेलक्रो नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। समझते हैं ना, वो जो आपका ये आप देख ही पा रहे फोटो में, हाँ, जो आपके ये क्या कहें इनको, सैंडल्स कहें या फिर और भी कुछ कहते थे, मेरे को आजकल नाम याद नहीं, अब चलन में नहीं रहे ना, बीच में बहुत चलते थे ये, ठीक। तो फुटवेयर्स में यूज होता है, आपके बैग्स वगैरह में यूज होता है, जिससे आप बंद कर सकते हैं चीजों को, बैग्स में यूज होता है खूब। तो ये वेलक्रो जो है 1948 की बात है, 1948 की, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 10-20-50 साल की बात है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक, अपने कुत्ते के साथ घूमने गए हुए थे जॉर्ज मेस्ट्रल, कि चलो यार कुत्ते को भी घुमा लाए, हम भी घूम ले, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। अगर हम क्या एग्जाम की वजह से चप्पल के बारे में पढ़ना पड़ा, ये मजे की बात है, आपको पता होंगी ये चीजें, बच्चों को भी तो पढ़ाओगे कल जाके। तो दिस हैपेंड इन 1948। जॉर्ज मेस्ट्रल की अगर हम बात करें तो वो वॉक करने गए हुए थे, मॉर्निंग वॉक पे अपने डॉग के साथ। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग, यानी उनको बड़ा अद्भुत लगा, अमेजिंग लगा कि उन्होंने देखा जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो स्टिक कर रहे थे, वो चिपक रहे थे, किससे, ऑल ओवर हिज क्लोथ्स, यानी उनके कपड़ों पे कुछ बीज चिपक जा रहे थे, और उनके डॉग के फर पे भी, ठीक है। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, उन्होंने सोचा, एक भाई साहब ऐसे ही सोचते हैं ना साइंटिस्ट लोग कि अरे यार ये किस लिए चिपक पा रहे हैं ये, है। तो सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया उस सीड को, और एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं ना, देखा माइक्रोस्कोप लगा करके, और उन्होंने पाया कि मैनी टाइनी हुक्स हैं सीड्स में, यानी बीजों में टाइनी हुक्स, छोटे छोटे हुक्स होते हैं, जो ये जिसकी वजह से कपड़ों में और फर में स्टक हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो ये जो जॉर्ज मेस्ट्रल हैं, इन्होंने वेलक्रो का आइडिया फाउंड आउट किया, और इन्होंने ऐसे टाइनी हुक वाला जो मटेरियल है एक बनाया, और उससे वेलक्रो का इजाद हुआ। इनको कपड़ों में, जूतों में, चप्पलों में तो नहीं, खैर हाँ चप्पलों में भी होता है, बैग्स में, बेल्ट्स में, और बहुत सारी जगह पे आज की डेट में हम यूज करते हैं। तो ऐसे डिस्कवरी होती है, चीजें आसान बनती है आपके जीवन में। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो यहाँ पे बच्चों को भी एक्टिव कर दिया, उनकी भी थिंकिंग, उनकी भी ऑब्जर्वेशन, उनका भी इमेजिनेशन, इन सबको बढ़ावा दे दिया। कैसे? इस स्टोरी के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोसेस स्किल्स बेहतर हुई। प्रोसेस स्किल्स क्या होती है अभी हम आएंगे, ठीक है, ये शायद लास्ट चैप्टर है, उसके बाद फिर आपका पेडागोजी शुरू हो जाएगी। एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी हर एक बूंद जो है वो उसकी गिनती की जा सके, यानी पानी के बारे में है, सेव वाटर के बारे में ही चैप्टर है। फटाफट से समझते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ नेम, जिसका प्लेस है, जिसका नाम है घाडीसर। घडीसर कह लीजिए आप इसको, घाडीसर कह लीजिए। सर का मतलब है, बेसिकली सर का मतलब यहाँ लेक से है, ठीक, किससे है, लेक से है। लेक समझते हैं, तालाब कहते हैं, नहीं तालाब तो आपका पाउंड होगा, लेक क्या होती है बताओ फटाफट से हिंदी में। आज तो मान गए मैम, वाह वाह। अरे इतनी बार करा चुकी हूँ यार ये चीजें, इस बार जब अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ, अगले साल मैराथन नहीं लगेगी, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे फिर हम, क्योंकि ये सिलेबस चेंज करते नहीं है, और सेम चीजें कितनी बार डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा नए वे में ऑफ कोर्स करते हैं, थोड़ा नए क्वेश्चन हम इसको ऐड कर लेते हैं। चले सोनल देख लेंगे मेल आपका। झील, राइट। अब मुझे फिर से इतने वाहियात वाहियात एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, है ना। तो झील की बात हो रही है यहाँ पे। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घाडीसर। तो सर का मतलब होता है
झील से, लेक से, आंखों से नहीं। देयर वॉज द स्कूल ऑन द घाट, घाट समझते हैं ना, तो घाट पे एक स्कूल होता था, पुराने समय की बात हो रही है। दिस इज द स्टोरी ऑफ जैसलमेर, नन्ना जैसलमेर। आई थिंक कोई मूवी भी आई थी, याद हो आपको, मैंने बहुत छोटी थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे देखी थी, ठीक है ना। तो झील क्या, झील क्या है, झील यहाँ सर का मतलब है झील, इस पे ये शायद पूछा हुआ है। दूसरा, घाट पे एक स्कूल होता था, और ये कहानी किसकी चल रही है, जैसलमेर की चल रही है, ठीक। देयर वर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विद अ सिंगल लेक, यानी 9 लेक थी वहां पे जैसलमेर में, 9 झीलें थी, और एक झील दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड थी कि एक में पानी भरेगा तो 9 की 9 भर जाएंगे। जैसे आप छत पे अपनी टंकियां रखते हैं, और वो टंकी जो है मैं समझ गई मैम, समझ गया। हाँ वसीम, क्यों नहीं समझोगे, क्यों नहीं समझोगे, ये तो सब समझ आता है आपको, बस सिलेबस नहीं आता है समझ, है ना। बचपन का मूवी याद है आपको, हाँ यार मुझे सब याद रहता है, मेरे साथ दिक्कत यही है, जो याद नहीं भी रखना है वो भी याद रहता है ना। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं। तो सिंगल लेक, जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। अब आपको पता है राजस्थान की जो कहानी है, वहां पे पानी की कमी होती है, तो बारिश बहुत ही कम होती है, वंस इन अ ईयर, और समटाइम्स नॉट इवन दैट, यानी या तो होती ही नहीं है कई बार, और या फिर एक बार होती है, और कई बार एक बार भी नहीं होती जैसलमेर में बारिश की, जब हम बात कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक बात है, तो इस लेक को भर के पानी यूज करते होंगे लोग, ये जो बात चल रही है यहाँ पे। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को मजाक से हटके। एट सम प्लेसेस, उत्तराखंड में अगर हम देखें तो पानी की पूजा की जाती है, यानी उत्तराखंड की अगर हम बात कर रहे हैं, एट सम प्लेसेस यानी कुछ जगहों पे, पीपल सेलिब्रेट इट व्हेनेवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद वाटर। यानी वो आपने मूवी देखी होगी माझी द माउंटेन मैन, वहां पे कैसे पानी की दिक्कत रहती थी, है ना। तो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्यों, क्योंकि पानी भाई ये तो जीवन है ना हमारे लिए, बिना पानी कैसे जिएंगे। तो जब लेक्स भर जाती हैं कुछ जगहों पे, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ब्राइड एंड ग्रूम, यानी जो नव विवाहित जोड़ा है, शादियों का मौसम है ना, तो न्यू ब्राइड गोज टू बो टू दी स्प्रिंग और दी पॉन्ड, यानी वो बो डाउन करने, प्रणाम करने, पूजा करने, जो नया ब्राइड ग्रूम है, जो नव विवाहित जोड़ा है, वट या ब्राइड ही लिखा है यहाँ पे, तो शायद किताब में होगा ग्रूम। तो स्प्रिंग और जो भी झरना है या पॉन्ड है, तालाब है, उसके पास जाकर के पूजा करी जाती है वहां पे। सिंपल सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। अवतार तो नहीं देखी यार मैंने, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीजंस व्हाई वेल्स हैव ड्राइड अप, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको मजाक से हटके, कि जो कुएं हैं, वेल्स जो हैं, वो क्यों सूखते जा रहे हैं, क्यों सूखते जा रहे हैं। देख लीजिएगा, इसको हटा ही देती हूँ, मेरी जितनी सुंदर हिंदी हो रही है आजकल। तो वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम पम्प्ड अप करे जा रहे हैं, क्या लगा करके, हैंडपंप्स लगा करके, इलेक्ट्रिक मोटर लगा करके, समरसेबल लगा करके, क्या कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो और नीचे जाता जा रहा है। पहले आप कम खोदते थे, पानी निकल आता था, अब ग्राउंड लेवल वाटर धीरे धीरे नीचे हो गया है, तो और ज्यादा हम नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अब मॉक टेस्ट पे ध्यान ही नहीं देना, जितना हो सके इस टाइम पे रिवाइज करो अपने नोट्स को, अपनी जो वीडियोस देखी हैं, जो मैराथन से, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है कॉन्सेप्ट में, और प्रीवियस ईयर, और कुछ नहीं सोचना पेपर में। अब जाकर के आप मॉक टेस्ट छोड़ दो इस टाइम पे, क्योंकि जिसका 2 दिन बाद पेपर है उसको क्यों करना है ये सब, है ना। किसी का 10 दिन बाद है, चलो फिर भी देख लो, बट कोशिश करो अभी कंटेंट ज्यादा रिवाइज कर लो इस टाइम पे। अगर मॉक टेस्ट लगा चुके हो, आपको पता है टाइम मैनेज हो जाएगा, तो ज्यादा समय मत व्यर्थ करो। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज्ड टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, यानी जो लेक्स होती थी पहले, जो आपकी झीलें थी, वो अब वहां रही नहीं है जिनमें पानी कलेक्ट किया जा सके, इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई हैं। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स, जो पार्क हम देखते हैं, जो ट्रीज पेड़ देखते हैं हम, वहां की सॉइल को कैसे कवर कर दिया हमने, सीमेंट से, उसको भी पूरा लेप दिया हमने, पोत दिया, किससे, सीमेंट से कवर कर दिया। अब वो पानी है वो ग्राउंड लेवल पे जाएगा ही नहीं, जमीन के अंदर जाएगा ही नहीं। तो ग्राउंड लेवल वाटर कम होने के ये सारे रीजन हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, और एक रीजन देगा कि जिससे जो रीजन गलत है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्राउंड लेवल वाटर कम होने के रीजंस क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स से हम ग्राउंड लेवल वाटर को निकाल रहे हैं। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रीज हैं, पार्क्स हैं, उनको सीमेंट से कवर कर रहे हैं। जो आपका यहाँ पे लेक्स वगैरह हैं वो है नहीं जहां पे कलेक्ट किया जा सके पानी को। ये सारे हमारे रीजंस हैं, ठीक। अब आते हैं, एक हल्की सी बात है, जोधपुर की बात है, बाउली की बात हो रही है, पेपर में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। ये कौन है जो हाथ जोड़ के रो रहा है, दीदी प्लीज संस्कृत की पेडागोजी नोट्स बनाकर समझा दो, हाथ जोड़ते हैं दीदी प्लीज, प्यारी दीदी। निहाल, अब तो भाई देखो, संस्कृत तो अब मुझे आज के समय में उतनी नहीं आती, हालांकि पढ़ने बैठूंगी तो आ जाएगी, लैंग्वेज में मेरी ठीक पकड़ है, तो बट अभी ना तो समय है। अरुण सर लेंगे शायद एक एक क्लास आपकी हिंदी की और संस्कृत की, जिनका परसों पेपर है उनकी तो मदद नहीं हो पाई, कल शायद हिंदी की भी क्लास है दिन में, संस्कृत की फिर परसों हो जाएगी। उनके बच्चे की तबीयत खराब है तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई, नहीं तो हो जाती है आज तक। तो थिंक ओवर इट, 1986 की बात है, 1986 की, देयर वाज नो रेन इन जोधपुर, यानी जोधपुर में कोई बारिश नहीं थी।
एंड द सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरिया में भी बारिश नहीं हुई। राजस्थान में होता है ऐसा। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल। स्टेप वेल समझते हैं, बाउली। यहाँ पे भी है ना, दिल्ली में भी एक उग्रसेन की बाउली है। हम जाते थे कॉलेज में, बच्चे ऐसे पढ़ते रहते हैं, उनका समय इतना, दुनिया से ज्यादा समय है कॉलेज वाले बच्चों के पास। तो स्टेप वेल बाउली की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ सीढ़ियां होती है, नीचे जाके एक आपका कुआं टाइप कुछ चीज होगी जहां से पानी निकाला जाएगा। तो अब तो सूख गई है खैर। तो लोगों को याद आया कि एक बाउली होती थी, उसको साफ कराया गया, और साफ कराने पे उस स्टेप वेल को, उस बाउली को साफ कराने पे 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, यानी हम इंसान इतनी गंदगी फैलाते हैं, 200 ट्रक गार्बेज यानी कचरा निकला। ठीक, ये स्टोरी याद रखनी है, ये पॉइंट्स बना के पूछेगा पेपर में। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया एरिया के। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और वहां से पानी मिल पाया उनको। आफ्टर अ फ्यू इयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वाज फॉरगॉटन। कि जो हमारे पुराने रिसोर्सेज हैं कैसे हम उनको भूल जाते हैं, ये उसकी कहानी है, बाउली की कहानी है। समझे या नहीं समझे? मैम सीटेट के एग्जाम के बाद घर वाले शादी करने के लिए सोच रहे हैं, बताइए एग्जाम दें कि छोड़ दें? कहेंगे कि नहीं करूंगी, चुपचाप से अंजलि पढ़ाई कर लीजिए, सीटेट निकाल लीजिए, आगे की भी तैयारी कीजिए। थोड़ा सा उनसे हाथापाई नहीं, बट थोड़ा सा असमंजस बना के रखिए कि एक बार पेपर निकालने दो, मौका दो, थोड़ा सा मौका क्या दो, मतलब थोड़ा हक की लड़ाई लड़ो। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो नौकरी देने, पेपर मत छोड़ो यार। पेपर छोड़ क्या फायदा है, कितने दिन रुक जाओगे फिर? 6 महीने, 1 साल? शादी तो उनका अल्टीमेट एम है। मेरी मम्मी कह रही थी आज कि मेरी शादी करेंगी वो अपने रिटायरमेंट से पहले। देख लो कैसी कैसी बातें हो रही हैं, मुझे ये भी याद नहीं मम्मी कब रिटायर हो रही है। देखो एक बार 24-25 में हो रही होंगी, तब तक तो मैं ही कर लूंगी। मम्मी भी कमाल है यार। देखो एक बार, अगर मजाक कर रही हूँ, थ्रू द आईज ऑफ अल ब्रूनी, तो ये नॉर्मल बातें हैं, बट अपना फोकस जो है करियर पे रखो। तो अगर हम बात करें थ्रू द आईज ऑफ अल ब्रूनी, यानी अल ब्रूनी की अगर माने, अल ब्रूनी पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, अल ब्रूनी पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये अल ब्रूनी है, एक स्टैम्प है पुरानी। और अल ब्रूनी की अगर हम बात करें अल ब्रूनी की अगर बात करें तो अल ब्रूनी क्या कहता है? अल ब्रूनी कुछ तो कहता ही होगा ना, इतनी दूर से आया था चिट्ठा लिखने, है ना। तो अगर हम बात करें, मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे यार आप लोगों के साथ अब बताओ, पेपर के टाइम पे मैं भी टेंशन लेके बैठूंगी तो कैसे पढ़ पाओगे? फालतू फालतू चीजें इसीलिए तो बता रही हूँ, ताकि मूड जो है लाइट रहे, आप बने रहे। इतनी देर से ऑलरेडी हम 2 घंटे से बने हुए हैं ना, 8:30 बजे सेशन शुरू हो गया था, तो ताकि आपके दिमाग में चीजें थोड़ा रिफ्रेशिंग लगे, है ना। समझ पा रहे हो ना? ये सब मजाक की बातें हैं, इनको आप काल्पनिक बातें समझे। जो भी बातें मैं आज कर रही हूँ, लड़का देखे हुए क्या कुछ नहीं देखे हैं, कोई मतलब नहीं इन बातों का। मम्मी कहती ढूंढना शुरू करेंगे, मैंने कहा मेरे को ढूंढ लेने दो यार, है। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो थ्रू द आईज ऑफ अल ब्रूनी, मोर देन 1000 years अगो, यानी एक हजारों साल पहले, 1000 से ज्यादा सालों पहले, आ ट्रेवलर केम टू इंडिया, इंडिया आया अल ब्रूनी। कहां से? द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान जिस प्लेस को कहा जाता है वहां से आया। तो ये पूछा जाता है सरकार कि कहां से आया अल ब्रूनी? उज्बेकिस्तान से आया। अल ब्रूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट सॉ, जो भी उसने उस समय पे देखा। अल ब्रूनी एक क्या था? ट्रैवलर था। कहां से आया था अल ब्रूनी? वो आया था उज्बेकिस्तान से, है ना, उज्बेकिस्तान से आया था। तो अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो अभी शायद अफगानिस्तान में आता है ये करंटली, एक बार इसको चेक कर लेना, बट आपकी बुक में जो है उज्बेकिस्तान की आ जाओ इन बात पे, इसीलिए नहीं आपसे मैं बात करती हूँ, है ना। देखो एक बार, अगर हम बात करें, ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, जो उसको अपनी कंट्री से अलग लगी, उसने वो सब चीजें यहाँ लिखी। और क्या हुआ, उसने ये पाया कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत ही मजेदार हैं, अच्छे हैं। आप देखते हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है वो आज तक नहीं गिर रही, और नए नए ब्रिज और नई नई सड़कें और सारी चीजें खराब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम के लोग ज्यादा एफिशिएंट थे। आज की आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री भी काम नहीं आ पा रही है, और कुछ लोग हैं जो डिग्री पे हीरो रहे हैं। तो स्किल्ड थे लोग। हम ये कह रहे हैं कि ये उज्बेकिस्तान से आने वाले अल ब्रूनी ने कहा कि यहाँ इंडिया के जो लोग हैं वो तालाब वगैरह बनाने में बहुत ही स्किल्ड हैं। माय कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, जो उनके देश वाले लोग हैं उनको बहुत सरप्राइज फील होगा ये देख करके। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स, यानी वो बड़ी बड़ी रॉक्स, पत्थरों को पाइल अप करते हैं, ज्वाइन करते हैं उनको आयरन रॉड्स के साथ, जो आपकी लोहे की सरिया बोलते हैं ना, रॉड्स के साथ, टू बिल्ड चबूतरा। चबूतरा समझ रहे हैं? रेज्ड प्लेटफॉर्म्स ऑल अराउंड द लेक, जो लेक के आसपास रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसपे लोग बैठ सकते हैं, है ना। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस, फिर इस बीच क्या है? सीढ़ियां भी हैं, और गोइंग अप एंड डाउन। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, यानी जाने के लिए स्टेप्स जो हैं अलग हैं और आने के लिए स्टेप्स अलग हैं। सो देयर इज लेस क्राउडिंग, ताकि लोग भीड़ जमा ना हो। तो अब देख रहे हो उस टाइम का टैलेंट है, उस टाइम की स्किल सेट है। ये देखो, ये कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता।
देखिए, अगर हम बात करें टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल-ब्रूनी। यानी आज हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये स्टैम्प जो है, ये क्या है? स्टैम्प है। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 years आफ्टर हिज बर्थ। तो अल-ब्रूनी के 1000 साल के बाद ये स्टैम्प मिली। ये याद रखनी है जितना भी डेटा है कि अल-ब्रूनी यहाँ आया, पॉइंट की तारीफ की, चबूतरा की तारीफ की, स्किल की तारीफ की, जाने के लिए रास्ता अलग था, आने के लिए अलग था, बीच में स्टेयर केस था, आयरन रॉड्स का प्रयोग कर रहे थे लोग, ह्यूज पत्थरों को, रॉक्स को पाइल अप करके, और हजारों साल पहले की बात है। वो कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। वापस आ जाते हैं, पानी से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमको करने ही होंगे। ठीक है ना काजल? करें एक्सपेरिमेंट्स। चलो शिफाबिन, ये मजे की बातें, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में। देखो, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर यानी पानी के साथ प्रयोग देखते हैं। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर्स, यानी जो भी ओशियन है और सीज हैं, जो आपके समुद्र हैं और महासागर हैं, वो उनका जो पानी है वो सॉल्टी होता है, यानी नमक है। यानी देखा जाए तो पानी की कोई कमी नहीं है, बट पीने वाला पानी नहीं है वो, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, वो वाला सीन है। कोई दिक्कत नहीं, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं अभी तो आप उसके ऊपर फोकस करो। सलोनी का नाम बोल दिया वर्षा। द सॉल्टिएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन द डेड सी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो मृत सागर है, क्या है? मृत सागर है, उसमें सबसे ज्यादा सॉल्टिएस्ट पानी मिलेगा, नमकीन पानी मिलेगा समुद्र में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सॉल्टिएस्ट वाटर कहां मिलेगा? डेड सी में। वैसे भी जो ओशियंस और सीज हैं वहां पे पानी जो है वो नमकीन होता है। अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट। समझ रहे हैं कितनी ज्यादा डेंसिटी है? डेड सी की बात हो रही है। डेड सी में कोई मरता नहीं है, मृत सागर नाम है बस इसका। नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी, कोई भी डूब नहीं सकता डेड सी में, बिकॉज ऑफ दैट मच सॉल्ट, क्योंकि डेंसिटी जो है वो इतनी है कि व्यक्ति डूबेगा नहीं, ऊपर तैर जाएगा। तो आपको कभी तैरने का मन करे, आप डेड सी जाइए, बेशक आपको तैरना ना आता हो, बट आप तैर जाएंगे। द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, जो वाटर का सर्फेस है, सतह है पानी की, उस पर तैर जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी की वजह से, नमक इतना है उसमें कि वो डूबने नहीं देगा। ठीक है ना? चलिएगा, खैर अब दांडी यात्रा पे आ जाते हैं। दांडी मार्च सबको पता है, नहीं पता है तो पता कर लेते हैं फटाफट से। मेन बातें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम किधर चलेंगे? अपनी पेडागोजी पे चलेंगे। फ्लोटिंग सी भी कहते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं अंजलि, मस्त नोट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर करो। अभी पेपर तक मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगी, करा भी चुकी हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको प्लेलिस्ट में आप देखेंगे। देखते हैं, अगर हम बात करें किस चीज की? दांडी मार्च की, यानी दांडी यात्रा की। फटाफट से ध्यान देते हैं, ये कब हुई? 1930 में हुआ। जो दांडी यात्रा है आपकी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? एक लॉ बना दिया था कि लोगों को सॉल्ट बनाना ही, यानी नमक का ही अधिकार उनका नहीं छोड़ा था। नमक तोड़ो कानून कहते हैं आई थिंक इसको। दे हैड आल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, तो सॉल्ट पे उन्होंने टैक्स भी पुट कर दिया बहुत ज्यादा। आप बिना नमक के जिएगा कैसे इंसान, है ना? आयोडीन की कमी हो जाएगी, फिर आपको पता ही कौन से रोग होते हैं, टीवी में ऐड आता था। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, तो गांधी जी ने कुछ और लोगों को साथ लिया और एक लॉन्ग वॉक, यानी एक यात्रा की अहमदाबाद से दांडी तक। आज जाके सर्च कीजिएगा अहमदाबाद से दांडी तक की दूरी कितनी है। ठीक, तो अहमदाबाद से दांडी तक, दांडी के तट तक, जो कि गुजरात में है ऑफ कोर्स। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया इस लॉ के अगेंस्ट। ठीक, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। और ये अब पूछा जा रहा है कि सॉल्ट कैसे बनता है, तो मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि समुद्र से पानी निकाल के, ये वो दुनिया भर की बातें। अब यहाँ पे आप एक बार मैप देख लेंगे। अब मैप के बारे में थोड़ा सा, एक तो दिशाओं पे थोड़ा सा फोकस करना है। ये लास्ट है आपका, ये टॉपिक खत्म हो गए। अब आप पेडागोजी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन। ये हमें पता है कि 4 मुख्य दिशाएं हैं हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ में, ऊपर आपका जम्मू हो गया। अगर हम इधर देखें ईस्टर्न स्टेट्स में, ये आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हो गए, और बे ऑफ बंगाल की तरह ईस्ट में है, ये ध्यान रखना है। तो ये बेसिक बातें, पानी वाली बाउंड्री याद रखनी है। अरेबियन सी कहाँ है? वेस्ट में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर रखेंगे। अहमदाबाद है, गुजरात की बात हो रही है ना, और यहाँ समुद्र का तट है, और ये दांडी है। तो अहमदाबाद से दांडी गए गांधी जी, ये आपका नमक तोड़ो कानून वाली स्थिति के लिए दांडी मार्च किया उन्होंने, क्योंकि हैवी टैक्स था नमक पर। और ये आपका मद्रास है, इधर मद्रास किधर होगा? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री पे होगा। अरेबियन सी अगर हम देखें गुजरात या महाराष्ट्र, अगर हम देखें इंडियन ओशन कहाँ है? नीचे है। ठीक, तो ये AOB से याद रखना है आपको। अगर आप AOB से याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो AOB से अगर आप याद रखेंगे, तो हम किधर से शुरू कर रहे हैं? वेस्ट से शुरू कर रहे हैं। तो अरेबियन सी है वेस्ट में,
वो जो इंडियन ओशियन है वो आपको पता है साउथ में है, नीचे बीच में पड़ गया एक तरह से, और बे ऑफ बंगाल क्या है, ईस्ट में है। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। जो ईस्टर्न स्टेट्स मान लीजिए आंध्र प्रदेश वगैरह है, तो वो कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल के किनारे पे होगा। अरेबियन सी अगर हम बात करें, मुंबई है यानी महाराष्ट्र है, गुजरात है, जितने भी ये वाला केरला है, ये सब अरेबियन सी के तट पे, और इंडियन ओशन नीचे है, आपको पता ही है। वो इंदिरा पॉइंट आपका लार्जेस्ट, बट वो पूछा नहीं जाएगा, छोड़ो उसको। अब आते हैं ईवीएस की पेडागोजी पे, फटाफट से निपटाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रोसेस स्किल्स इस बार, और इससे पिछली बार भी पूछी गई थी। प्रोसेस स्किल्स क्या है, बेसिकली ये स्किल्स हैं जो साइंस में यूज की जाती हैं, क्योंकि आपका प्राइमरी लेवल पे साइंस, और अगर हम बात करें किसकी, ईवीएस की, तो ये अलग नहीं है। ईवीएस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका एनवायरमेंट, दूसरा साइंस और सोशल साइंसेज। अभी हम पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई जाती है 5th क्लास तक, तीनों सब्जेक्ट को जोड़ करके। तो अगर हम बात करें प्रोसेस स्किल्स की, तो प्रोसेस स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसमें आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करते हैं अपने अंदर, आप साइंटिफिकली सोचना सीखते हैं, आप साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना सीखते हैं। बेसिकली बच्चा क्या बनेगा, एक्सपेरिमेंटेटिव बनेगा इस स्थिति में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक अगर है तो बता दीजिए, हैदराबाद भी आएंगे। बाय यूजिंग दीज स्किल्स स्टूडेंट्स कैन गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे जो भी एनवायरमेंट में चल रहा होगा, अपने आइडियाज जो उनका आ रहे हैं उसको टेस्ट करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, और कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, यानी दुनिया में वैज्ञानिक जो डिस्कवरीज हैं वो कैसे होती हैं। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रोसेस स्किल्स वो स्किल्स हैं जो एक व्यक्ति के साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने में मदद करते हैं, जैसे कि उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी थिंकिंग, उसका एक्सपेरिमेंट करना, उसके आइडियाज को देखना समझना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रोसेस स्किल्स इन ईवीएस, यानी प्रोसेस स्किल्स क्या है ईवीएस में। तो कुछ मुख्य प्रोसेस स्किल्स हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, बच्चा अपने एनवायरमेंट के प्रति अवेयर हो, है ना, जागरूक हो, ऑब्जर्व करे, जो उसने देखा वो उसको भूले ना। मतलब ऐसा नहीं है, बेसिकली आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं, मान लीजिए अभी मैंने आपको बावली का एग्जांपल दिया था, वो जो स्टेप वेल था, उग्रसेन की बावली वाला एग्जांपल दिया था। अब मैं कॉलेज टाइम पे गई होंगी, और अगर हम बात करें 17, 18, 19, इससे पहले की बात होगी, यूट्यूब की दुनिया से 19 पे शुरू हो गया था, तो अगर हम बात करें तो वो चीज ऑब्जर्व की, मुझे अभी भी वो दिमाग में पिक्चर याद है, वो सराउंडिंग याद है। आप कहीं घूमने गए होंगे, आपको भी याद होगा। तो अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व करना सीख लिया तो बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, कल को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्विंग यानी अवलोकन, बच्चों को हम ऑब्जर्व करना सिखाएं। क्लासिफाइंग, वर्गीकरण, की चीजों को अलग अलग कैटेगरी में वो बांट पाए। मेजरिंग यानी माप पाए यूनिट्स में किसी चीज को, अपना वेट हो, हाइट हो, लेंथ हो, कुछ भी छोटी मोटी चीजें। कम्युनिकेटिंग, अपनी बात को कह पाना भी अपने आप में एक प्रोसेस स्किल है। इन्फरिंग यानी निष्कर्ष निकालना, प्रेडिक्टिंग होता है अनुमान लगाना। आते हैं फटाफट से एक एक को समझते हैं, और फिर हम बिल्कुल मोटी मोटी बातें करेंगे, पेडागोजी को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, काम की बातें। ऑब्जर्विंग की अगर हम बात करें, अवलोकन की, तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है भाई, द लर्नर विल बी blindfolded and make observations using the sense of touch। यानी अगर आपने ऑब्जर्व किया किसी एनवायरमेंट, आपने आसपास के एनवायरमेंट को, तो आप क्या करेंगे, आपकी आंखों पे अगर ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए, वो बचपन में खेलते थे ना, और आपको कुछ टच करने को दिया जाए, मान लीजिए ये बॉटल दे दी जाए, तो आप बताएंगे कि यार ये ना ये हो सकता है। तो मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी बेहतर है, ऐसे ही पता लगेगा। तो ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के, आप फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं बच्चे को, है ना। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है, एक प्रोसेस स्किल है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। क्लासिफाइंग की अगर हम बात करें, वर्गीकरण करना, तो जो लर्नर है, मान लीजिए एक एग्जांपल है, विल यूज अ मैग्नेट टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। भाई आपने बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा, बड़े मजे आते थे, है ना। तो जो मेरे मामा जी हैं वो बेसिकली टीचर थे, तो उनके पास वो होती थी, वो मिलते थे ना पहले मैग्नेट्स, छोटे छोटे 2 मैग्नेट होते थे, उसके बीच में एक वो जोड़ते थे, है ना। तो मैं बड़ा एक्सपेरिमेंट करती थी, आपने भी कभी ना कभी किया होगा जब भी मैग्नेट देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई चीज अगर मेटल है तो वो उससे चिपकेगी, नहीं है तो नहीं चिपकेगी, प्लास्टिक है तो मान लीजिए नॉन मेटल है तो नहीं चिपकेगी। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। तो इसी तरह से बच्चों को आप क्लासिफाइंग कैसे पता चलेगा, उसको क्लासिफाई कर रहा है वो, अब मेटल अलग होता जाएगा उसके लिए, नॉन मेटल अलग होता जाएगा। तो अब उसको पहले ही पता है कि अगर आप टेबल से, जो कि लकड़ी की है, उससे अगर आप चुंबक लगाएंगे, मैग्नेट लगाएंगे, तो वो नहीं चिपकेगी। क्यों? क्योंकि वो क्लासिफाई करना सीख गया। समझ पा रहे हैं ना। मैथ्स के नोट्स हिंदी में दे देंगे, डोंट वरी। मैं हिंदी मीडियम हूँ, पहले भी 100 रुपीज लग गए, प्लीज भारती परेशान मत हो आप, है ना। दे देंगे पक्का पक्का। कल मैं उसको थोड़ा सा देखना है, उसकी लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ है, और वो एक बार मैं देख के फाइनल करके रात में होपफुली कल ही दे दूंगी। ठीक, तो क्लासिफाई करना सीख जाएगा बच्चा, कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में कौन सी चीज है भाई, कौन सी चीज सॉल्यूबल है, कौन सी चीज डिसॉल्विंग नहीं है। मेजरिंग यानी मापन सीख पाएगा। तो द लर्नर विल यूज टेक्नोलॉजी टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ टॉय ट्रक। यानी टॉय ट्रक की जो स्पीड है, मान लीजिए टॉय ट्रक है, तो उसके लिए वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे, और जिससे स्पीड का पता लग सके। ठीक है ना, स्पीड का पता लग सके। क्लियर है।
चलें आगे बढ़ें। तो मेजरिंग क्या आप पता कर रहे हैं, स्पीड हो सकती है, किसी चीज की लेंथ हो सकती है, कम्युनिकेशन। द लर्नर विल डिस्कस पॉसिबल एरर्स विद अदर क्लासमेट्स, की क्या क्या गलतियां हो सकती हैं एक्सपेरिमेंट से पहले, तो उस पर बात करेगा। इन्फरिंग क्या है, निष्कर्ष निकालना। द लर्नर विल राइट अ कंक्लूजन एट द एंड ऑफ ईच इन्वेस्टिगेशन, बच्चे ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, वो लास्ट में लिखेगा कि निष्कर्ष क्या निकला, इन्फर क्या किया, उसको क्या समझ आया उस एक्सपेरिमेंट से। बात तो ठीक है। फिर आता है प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग क्या है, अनुमान लगाना। द लर्नर विल प्रिडिक्ट व्हाट इज अ बॉक्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस यूजिंग द सेंस ऑफ टच। क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे, अच्छा आपको जैसे किसी ने गिफ्ट भेजा तो आपको कहा अच्छा पहले पता लगाओ क्या हो सकता है, तो आप उसको देख के उसकी शेप, मान लीजिए बर्थडे पे आपने कुछ दिया किसी को, तो वो अनपैक्ड है तब तक, रैप्ड अप है, तो उसको टच करके आइडिया लगा रहे हैं अच्छा ये तो फोन की शेप है, या ये तो परफ्यूम की शेप है, या तो ये किसी और चीज की शेप है। तो ये प्रिडिक्टिंग है, अनुमान लगाना। निष्कर्ष निकालना अलग था, इन्फरिंग, वो इन्फरिंग में आएगा कंक्लूजन, याद रखिएगा वर्ड से। अब आते हैं थीम्स ऑफ ईवीएस। यहाँ से क्वेश्चन आना 110% तय है, ऐसा कोई पेपर नहीं जब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। सिंपल 6 थीम्स है, बहुत मजे से मैंने आपको याद कराई हुई है, अगर नहीं भी होंगी तो अब हो जाएंगी। 6 थीम है, बिल्कुल स्टोरी की तरह याद करनी है। सबसे पहले हम दुनिया में आते हैं, कहाँ आते हैं बताओ बताओ, कहाँ आते हैं, पहाड़ों पे। फिर फैमिली में, और फैमिली के साथ फ्रेंड्स तो इंक्लूड हो ही जाते हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबसे पहली थीम क्या है, फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेगा बच्चा। ये केवीएस के भी थीम्स यही है, क्योंकि ईवीएस पूरा 6 थीम्स पे बेस्ड है प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें। तो अगर हम देखें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स एक थीम हुई, फूड यानी भोजन एक थीम हुआ। भाई फैमिली फ्रेंड्स तो ठीक है, दुनिया में आए, फैमिली मिल गई, फ्रेंड्स मिल गए, खाना भी तो खाओगे, है ना, है कि नहीं है, बताओ एक बार। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पे 128 मैक्सिमम आ रहे हैं, क्वालिफाई तो हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। तो ये क्या हुआ, फैमिली एंड फ्रेंड्स ये मिल गए, अब खाना भी चाहिए, भोजन, भाई परिवार मिल गया, भोजन भी तो चाहिए, बिना भोजन के क्या होगा, भूखे भजन ना हो गोपाला। देखिए थर्ड क्या है, वाटर यानी जल। अब खाना खा लिया, पानी भी पीते हैं, हालांकि पीना नहीं चाहिए, आधे 1 घंटे बाद पीना चाहिए डाइजेशन के लिए, बट ठीक है आप तो पियेंगे ही पानी, खाने के बाद पानी भी पियेंगे। फिर हमें रहने को भी घर चाहिए, शेल्टर चाहिए, है ना। फिर क्या चाहिए, ट्रैवल भी करना है, भाई घूमना भी तो है, अब रहने को घर मिल गया, अब दुनिया घूमनी है। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, अब घूमते ही रहोगे, कुछ तो करोगे जीवन में। तो ये है 6 थीम्स, दिमाग में ऐसे बिठा लो स्टोरी की तरह। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि कहां जन्म लेते हैं, परिवार में, परिवार के साथ क्या जुड़ गए, दोस्त यार, ठीक। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स बोलो चिल्ला चिल्ला के घर वालों के सामने, मम्मी फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स में प्रकट हो गए, खाना चाहिए, फूड, फूड हो गया, वाटर चाहिए, वाटर तीसरा हो गया। अब वाटर के बाद क्या चाहिए, अब तो रहने को भी छत पे सर, मतलब सर पे छत चाहिए, छत पे सर नहीं चाहिए तो अब आपको शेल्टर चाहिए, शेल्टर हो गया, अब आपको ट्रेवल करना है दुनिया में। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, आप कुछ तो करेंगे ना। ऐसा नहीं लग रहा है अमीरों के चोचले हो गए, है ना, जैसे वो अमीरों के बच्चे नहीं होते हालांकि मैं इस तरह की बातें करती नहीं, बट मजा आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो वो वाले बच्चे नहीं तो जो मूवीज में दिखाते हैं हम एकदम, वो करण जौहर टाइप कॉलेज है जहाँ पे सारी चीजें अपने आप पहले से ही सेट हैं, हमें लगता है यार ये भी कॉलेजेस होते हैं, हमारा तो स्कूल ऐसा नहीं था, है ना। तो ये फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, ठीक है, ये सब हो गया। आप अमीर परिवार में आप पैदा हुए हैं, शेल्टर आपके पास है, अब आपको पिताजी ने कहा चलो गर्मियों की छुट्टी में यहाँ चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, ट्रैवल पे चले गए। अब बाद में सबसे लास्ट में सोच रहे हैं कि करें क्या, है ना, उनका यही होता है ना, पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं, फिर जो पिताजी का बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो उसको ज्वाइन कर लेंगे, कुछ और हैगा तो वो उस चीज को ज्वाइन कर लेंगे, मतलब ये तो उनका लास्ट चीज है। पहले फैमिली फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल सब हो गया, अब चलो सोचते हैं क्या काम करना है। हमारे यहाँ हम पैदा होते हैं सबसे पहले ये सोचते हैं काम क्या करेंगे भाई, है खाना आएगा कैसे, वाटर, शेल्टर, इन सब में रह जाते हैं पूरी पूरी जिंदगी माँ बाप। तो अगर हम देखें तो थिंग्स वी मेक एंड डू पे सबसे बाद में जा रहे हैं, मतलब 6th थीम है ये, इसको इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक। फैमिली फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू। अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये 6 थीम्स देख लीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स परिवार और दोस्त, फूड भोजन, वाटर यानी जल, शेल्टर रहने को चाहिए कुछ, ट्रैवल करेंगे फिर आप, और थिंग्स वी मेक एंड डू यानी आप, अब क्या ही कहूँ, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप पकौड़े बेच सकते हैं, आप रोजगार मिले तो कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स पे, एबिलिटीज पे, किस तरह का एनवायरनमेंट, क्या अपॉर्चुनिटीज रही उस समय काल में जब आपने जन्म लिया, उस बेसिस पे आप कुछ ना कुछ चूज करेंगे, ठीक। तो ये 6 थीम है, सब थीम्स की बात कर लेते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए 6 मेजर थीम्स हैं, कितनी, 6 क्या है, मेजर थीम्स हैं, 6 क्या है, मेजर थीम्स है, मेजर थीम्स है, टोटल थीम्स जो है वो आपकी 6 है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई कह रहा है आपके बच्चे भी करण जौहर वाली लाइफ जी रही हैं, पहले हम ही जी लें, मर तो रहे नहीं हम जिंदगी के लिए।
हमारा खून चूस चूस के वही जिएंगे, है बस यही बच गया है अब। देखो एक बार आ जाओ इधर, कोई बात नहीं, इन बातों में कुछ नहीं रखा, इतना लंबा नहीं सोचते, मैं नहीं सोच पाती, आप लोग पता नहीं कैसे सोच लेते हो। रोशन साहू क्या कह रहे हैं, मैं काम के बारे में बता सकती हूँ आपको अगले 10 साल का भी, ये व्यक्तिगत जीवन का मुझे नहीं पता। मैम पेपर 2 में केवल कट ऑफ पार हो रही है, मेरा एग्जाम डेट नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक काम कर सकते हो रोशन, जो 3 सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश और सीडीपी, उसको बहुत मजबूत कर लो, और प्रीवियस सिर्फ प्रीवियस ईयर जो आपके एनसीईआरटी वाले हैं, और उनको जहां जहां अटको गूगल से पढ़ते जाओ, जो हिस्ट्री या पॉलिटी जो भी आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ताकि उसमें थोड़े नंबर और बढ़ा सको। फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या है, एक मुख्य थीम है जिसके अंदर कुछ 4 सब थीम्स हैं, यानी 1.1 की अगर हम बात करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स मान लीजिए पहला थीम है, इसके अंदर का सब थीम है रिलेशनशिप्स, रिश्ते। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नहीं या रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, वो सब नहीं, वो सीरियल्स नहीं, रिलेशनशिप्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर एक सब थीम है रिलेशनशिप्स, संबंध, वर्क एंड प्ले, खेलना कूदना काम, एनिमल्स और प्लांट्स, यानी ये हमारे परिवार का हिस्सा हो गए, ये सब थीम हो गए किसके, फैमिली एंड फ्रेंड्स के, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। याद नहीं रख पाओ तो 6 थीम जरूर याद रख लेना, अगर 6 थीम्स याद होंगे तो बाकी जो मेजर थीम नहीं है उनको आप अपने आप एलिमिनेट कर पाओगे, उनको अपने आप हटा दोगे पेपर में, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो ये तो सब थीम सिर्फ 2 मेजर थीम्स की है, एक तो फैमिली फ्रेंड्स की जिसमें 4 थीम थे, और फूड में 5 है, उसके बाद किसी की सब थीम नहीं है, बाकी चारों जो है वो अपना फ्री है। तो फूड में टेस्टिंग है, डाइजेस्टिंग है, ये चैप्टर्स में आपने पढ़ा भी है अगर आप ईवीएस की, अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। कुकिंग है, प्रिजर्विंग टेक्निक्स हैं, फार्मर्स और हंगर पे बात हुई है, वो जो काला हांडी वाली बात हो रही थी। अच्छा मुझे एक और व्यक्ति याद आ रही है, वो है बछेंद्री पाल के, कैसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा और कैसे वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, या एक बोचाचा विलेज है ना, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें मैं नोट्स में मेंशन कर दिया, एक बार उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक। बहुत बढ़िया, आशीष कह रहे हैं मैं तो आपको सपनों में पढ़ाते हुए देखता हूँ, बस यही चाहिए हमें, ऐसा ही स्कीमा बनाना है। फूड की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, अभी हमने पढ़ा था ना कि कैसे हम दूध को उबाल के प्रिजर्व कर सकते हैं, धनिये को गीले कपड़े में बांध करके प्रिजर्व कर सकते हैं। फार्मर्स और हंगर पे हमने बात की। अच्छा इससे मुझे आ रहा है फार्मर और हंगर से कि बिहार में जो मधुमक्खी पालन है उसका बेस्ट समय क्या है, अक्टूबर टू दिसंबर। वो अमृता वाला चैप्टर है ना, याद करो एक बार, गर्ल स्टार है शायद वो। तो अक्टूबर टू दिसंबर क्या है, मधुमक्खी पालन का, बी कीपिंग का बेस्ट समय है। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से जवाब दीजिएगा, बस इन्हीं 2 ब्रॉड थीम्स का सब थीम था, ब्रॉड समझते हैं ना, विस्तृत थीम 6 है और उनका सब थीम कितने हैं, 2 सब थीम है, फूड, उसके फैमिली और फूड के, जिसमें 5 हैं फूड के सब थीम और 4 हैं फैमिली के सब थीम्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। हाँ पीवाईक्यू अगर आप मेरा भी देख लेते हैं आती का तो भी हो जाएगा, इनफ है, वो मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है। प्रीवियस ईयर सीटेट की वेबसाइट पे जाकर ले लो, नहीं तो मैं 600 तो आपके सीडीपी कराए हुए हैं, ईवीएस वगैरह के भी कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट देख लो इस साल की भी, पुराने सालों में मैंने टॉपिक वाइज भी कराया हुआ है, सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है। उत्तराखंड से दिल्ली आ रही हूँ शादी करके, मेरा ससुराल दिल्ली में है, फिर आपसे पक्का मिलूंगी, बहुत ही बढ़िया नेगी, मिलेंगे मिलेंगे। देखिएगा अगर हम बात करें, ऑल द बेस्ट एंड देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स, देखिए लिखा है नॉट, यानी कौन सा 6 ब्रॉड विस्तृत थीम्स में नहीं आएगा। प्रेजेंट सिलेबस जो आपका एनसीईआरटी का है या ईवीएस का है, 6 व्यापक विषयों में थीम्स में कौन नहीं आएगा। ईवीएस के सिलेबस को थीम बेस्ड बनाया है ना कि चैप्टर बेस्ड, ध्यान रखिएगा वो चैप्टर्स तो उनके अंदर आ गए हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें शेल्टर, ये तो है मेजर थिंग्स वी मेक एंड डू, करेंगे क्या, अभी बात कर रहे थे, करण जौहर का एग्जांपल दिया था। वर्क एंड प्ले, ये तो भैया कहाँ पे है, फैमिली के अंदर सब थीम है, ये मेजर थीम नहीं है। फूड तो मेजर थीम है, तो अगर आपको पता होगा मेजर थीम 6 है, फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इन 6 के अलावा जो भी है वो ब्रॉड थीम तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, इतनी बात। आगे बढ़ेंगे